हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अतुल्य आरएस के अंदर। मैं आपका स्वागत करता हूं अतुल्य आरएस की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो आज जो बात हमारी चल रही थी दोस्तों, वो चल रही थी हिंदी भाषा। जो रीड की क्लासेस हमारी चल रही है उसमें हिंदी भाषा में जो शिक्षण कौशल होते हैं उनके ऊपर हमारी बात चल रही थी। उनमें हम प्रस्तावना कौशल जो है उसको पूरा कर चुके हैं। आज का जो अपना कौशल रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 2 नंबर जो कौशल रहेगा हमारा, वो रहेगा पुनर्बलन कौशल। कौन सा रहेगा दोस्तों? पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल को समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अपन पुनर्बलन के ऊपर कि पुनर्बलन वास्तव में चीज़ क्या है। तो पुनर्बलन चीज़ जो है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं 2 चीज़ों की, कि एक तो होता है शिक्षण और एक होता है अधिगम। ये जो अधिगम है, इस अधिगम को करवाने के लिए एक शिक्षक को शिक्षण करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है दोस्तों? शिक्षण करवाना पड़ता है। यानी अधिगम किसी बच्चे को प्रदान करने के लिए या अधिगम होने के लिए, अधिगमित होने के लिए एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण करवाना अनिवार्य है। और जो शिक्षक शिक्षण करवाता है उसी शिक्षण को किसी बालक ने कितना सीख लिया है या सीखा है या नहीं सीखा, वही सीखा हुआ ज्ञान जो होता है वो अधिगम कहलाता है। तो इस अधिगम के दौरान बहुत बार अध्यापक जो है वो प्रश्न पूछता है बच्चों से। क्या करता है दोस्तों? प्रश्न पूछता है। और बच्चे जो हैं, अध्यापक जो है प्रश्न पूछता है, अध्यापक प्रश्न पूछता है और बच्चे जो होते हैं, बच्चे जो हैं प्रश्नों के उत्तर देते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रश्न अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और बच्चों के द्वारा जो उत्तर दिए जाते हैं, तो इन्हीं उत्तरों में से सही, गलत, सत्य, असत्य ऐसी बातें निकल कर आती हैं। और इन्हीं बातों के साथ साथ में एक चीज़ और निकल कर आती है कि बालक ने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में क्या कुछ बताया, क्या कुछ नहीं बताया है। तो ऐसी जब चीज़ें साथ में चलती हैं तो एक शिक्षक जो है पाठ प्रस्तुतिकरण के दौरान, यानी पाठ प्रस्तुतिकरण जो उसका होता है, पाठ प्रस्तुतिकरण जो उसका रहता है, उसके दौरान शिक्षक उनसे जो प्रश्न पूछता है, अनेक प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। उसमें गलत या सही बहुत सारे उत्तर मिलते हैं, गलत या सही बहुत प्रकार के उत्तर मिलते हैं। और इन्हीं गलत सही उत्तर के ऊपर शिक्षक की जो प्रतिक्रिया रहती है, क्या रहती है? शिक्षक की जो प्रतिक्रिया रहती है, वो जो प्रतिक्रिया है वो कैसी रहती है, या वो किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यानी शिक्षक अपने द्वारा पाठ प्रस्तुतिकरण के अंदर जो प्रश्न उसके द्वारा पूछे गए, या पाठ प्रस्तुतिकरण के अंदर उसने जो मैटर पढ़वाया या मैटर जो उसने करवाया या जो विषय वस्तु उसने समझाई है या पढ़ाई, उससे संबंधित बच्चों से जो वो प्रश्न पूछता है या बच्चों से जो प्रश्न वो करता है, उनसे संबंधित उसको जो उत्तर मिलते हैं, उनके बाद में एक शिक्षक के द्वारा उन प्रश्नों के सही या गलत उत्तरों के बारे में जो शिक्षक की राय होती है, जो प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रतिक्रिया को पुनर्बलन कहा जाता है। बच्चों को फीडबैक जो शिक्षक के द्वारा दिया जाता है, वही फीडबैक जो है वो पुनर्बलन के माध्यम से जाना जाता है, पुनर्बलन के माध्यम से जाना जाता है। यानी हम बात कर रहे थे पुनर्बलन की सबसे पहले। तो पुनर्बलन जो होता है, पुनर्बलन कहते हैं एक शिक्षक के द्वारा प्रतिक्रिया स्वरूप दिया जाने वाला बल। यानी बच्चे ने कैसा किया, कैसा नहीं किया, उसको वो किस प्रकार का स्पष्टीकरण देता है शिक्षक बच्चों के सामने, वही चीज़ जो होती है वो पुनर्बलन कहलाती है। और इसे ही शिक्षण के अंदर पुनर्बलन कौशल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पुनर्बलन कौशल के द्वारा जाना जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो पुनर्बलन कौशल जो है, इसके कितने भेद किए जा सकते हैं। तो देखिए, पुनर्बलन जो कौशल होता है इसके 2 भेद किए जा सकते हैं। कितने भेद किए जा सकते हैं दोस्तों? 2 भेद किए जा सकते हैं। पुनर्बलन कौशल के उपभेद या भेद कह सकते हैं आप, उपभेद। तो इसके 2 उपभेद किए जा सकते हैं। नंबर 1 की बात करें तो ये होता है मौखिक या शाब्दिक सकारात्मक
पुनर्बलन। दूसरा है अमौखिक या अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे पुनर्बलन कौशल के प्रथम भेद के 2 उपभेद, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? सकारात्मक पुनर्बलन के नाम से जानते हैं। सकारात्मक जो पुनर्बलन है वो 2 भागों में आगे फिर डिवाइड हो जाता है, मौखिक शाब्दिक या अमौखिक अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। दूसरा इसका जो भेद रहता है वो रहता है मौखिक या शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। दूसरा इसका जो उपभेद रहता है वो रहता है मौखिक या अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है दोस्तों, बात करें हम पुनर्बलन की और कौशल की, तो पुनर्बलन कौशल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। अब ये जो हैं सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, मौखिक शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन, अमौखिक अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन, मौखिक शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन और मौखिक या अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। यानी पुनर्बलन जो है वो 2 प्रकार का है, सकारात्मक और नकारात्मक। यही सकारात्मक जो है वो आगे फिर 2 भागों में डिवाइड हुआ, जिसने हमें मौखिक शाब्दिक पढ़ा या अमौखिक अशाब्दिक पढ़ा। नकारात्मक पुनर्बलन जो है वो भी आगे फिर 2 भागों में बंटा, जिसे हमने मौखिक शाब्दिक या मौखिक अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन के नाम से पढ़ा। तो ये तो था हमारा पुनर्बलन जो कौशल है उसके भेद कि पुनर्बलन जो कौशल है वो 2 प्रकार के हुए, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन जो है वो फिर आगे 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, मौखिक या उसे शाब्दिक कह सकते हैं, अमौखिक या अशाब्दिक कह सकते हैं। उसी प्रकार नकारात्मक जो है वो फिर आगे 2 भागों में बढ़ जाता है, मौखिक या शाब्दिक, मौखिक या अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन के अंदर। अब बात करते हैं डिटेल से कि किस प्रकार से सकारात्मक पुनर्बलन जो है वो काम करता है और किस प्रकार से नकारात्मक पुनर्बलन काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक पुनर्बलन की। सकारात्मक पुनर्बलन, सबसे पहले बात करेंगे सकारात्मक पुनर्बलन की। और सकारात्मक पुनर्बलन जो है, इस सकारात्मक पुनर्बलन में हम बात करेंगे दोस्तों कौन से पुनर्बलन की? इसका जो 1 नंबर भेद अभी हमने किया, मौखिक या इसको शाब्दिक भी कहते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन की। ठीक है, अब जब इसकी बात करते हैं दोस्तों तो इसमें क्या कुछ आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है और सकारात्मक के अंदर मौखिक या शाब्दिक सकारात्मक क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मौखिक या शाब्दिक की। तो मौखिक की बात होती है दोस्तों, तो मौखिक का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ न कुछ कहना होगा, कुछ न कुछ कहना होगा। यानी शिक्षक जो है इस पुनर्बलन के अंदर शिक्षक जो है कुछ न कुछ कहेगा ज़रूर, यानी इसमें मुंह के द्वारा या बालक को बोलकर कुछ न कुछ पुनर्बलन जरूर दिया जाता है। तो मौखिक या शाब्दिक जो सकारात्मक पुनर्बलन होगा, इसमें जब बालक उत्तर देता है, बालक के द्वारा दिए गए उत्तर से संबंधित शिक्षक द्वारा हाँ, सही है, ठीक है, अच्छा,
बहुत अच्छा, शाबाश, हाँ हाँ, आगे बोलो। इस प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग एक शिक्षक प्रयोग करता है बालक के द्वारा दिए गए उत्तर से संबंधित, शिक्षक जब हाँ सही है, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, हाँ हाँ, आगे बोलो, इस प्रकार के जो पुनर्बलन है या छात्र को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक जब जवाब देता है सामने से, तो ये जो इस प्रकार की कार्यवाही है या यूँ कहें कि इस प्रकार के जो पुनर्बलन हैं ये सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। और सकारात्मक में भी इनको मौखिक या शाब्दिक पुनर्बलन का के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बालक शिक्षक जो है वो कुछ न कुछ बालक को बोल कर जरूर कहेगा, यानी उसका उत्साह बढ़ाने के लिए वो उसको प्रोत्साहित करेगा और वो भी सकारात्मक रूप में यानी पॉजिटिव वे में उसको वो कुछ न कुछ बोल कर कहेगा, जिससे बालक का हौसला बढ़ेगा, जिससे बालक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए प्रोत्साहित होता है। अब बात करते हैं अपन 2 नंबर की कि 2 नंबर जो है वो क्या रहता है, सकारात्मक में किस प्रकार का तरीका रहता है। तो वो रहता है दोस्तों अमौखिक या अशाब्दिक। अमौखिक या अशाब्दिक का मतलब होगा दोस्तों कि जहाँ एक शिक्षक है वो बिल्कुल मौन रहेगा, इसमें शिक्षक जो है वो मौन रहता है, किसी प्रकार के शब्द नहीं रहते हैं, यानी बोलकर किसी भी प्रकार का बोलकर जवाब या पुनर्बलन नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो देखिए इसमें किस प्रकार का, इसमें क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, तो देखिए इसमें क्या रहता है, इसका उत्तर ये है कि इस प्रकार का जो पुनर्बलन होता है इसमें शिक्षक के द्वारा सही उत्तर को श्याम पट पे लिख दिया जाता है। शिक्षक द्वारा सही उत्तर श्याम पट पर लिख दिया जाता है। या शिक्षक बच्चे को देखकर मुस्कुराता है, बच्चे को देखकर मुस्कुराता है, पीठ थपथपाना आदि जो चीज़ें रहती हैं। देखिए शिक्षक द्वारा सही उत्तर श्याम पट पर लिख देना, शिक्षक द्वारा सही उत्तर श्याम पट पर लिख देना, बच्चे को देखकर मुस्कुराना या बच्चे की पीठ थपथपाना, ये जो चीज़ें रहती हैं ये अमौखिक या अशाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत आती हैं। और किस तरह के पुनर्बलन के अंतर्गत आएंगी दोस्तों, तो ये आएंगी आपके किस तरह के अंतर्गत है, सकारात्मक जो आपका पुनर्बलन रहता है उसके अंतर्गत आती हैं। यानी अमौखिक या अशाब्दिक रहता है, इसमें मौन रहा जाता है, शब्द नहीं बोलकर किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया जाता है, केवल बच्चे की पीठ थपथपाई जाती है या उसके सामने मुस्कुरा दिया जाता है, ताकि बच्चा जो है वो आपकी मुस्कुराहट देखकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित हो, या उसने जो उत्तर लिखा है उसको सभी बच्चों के सामने बोर्ड पर लिख दिया जाता है, जो उसने सही या गलत जो भी जवाब दिया है तो उसे बोर्ड पर कर उसके सामने दर्शाया जाता है। तो ये तो था हमारा सकारात्मक पुनर्बलन। और सकारात्मक में हमने 2 प्रकार के टाइप पढ़े, हमारे मौखिक या शाब्दिक और अमौखिक या अशाब्दिक। तो अब बात करते हैं हम नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में। और नकारात्मक पुनर्बलन जो है वो भी 2 प्रकार का होता है। तो हम बात करते हैं 2 नंबर की आज हमारे, और 2 नंबर की है जो वो है हमारा नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन जो है दोस्तों वो भी हमारा 2 प्रकार का होता है, अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं। इसमें भी जो नंबर 1 है वो रहता है मौखिक, या इस मौखिक को हम शाब्दिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी किसी न किसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और शिक्षक द्वारा बोलकर बच्चे का उत्साह बढ़ाया जाता है। वो किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, इसे नकारात्मक पुनर्बलन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम किसी बच्चे को उत्साह नहीं बढ़ाते हैं, उसके द्वारा किए गए किसी गलत काम के या उत्तर के बारे में हम उसे गलत संकेत देते हैं कि उसने गलत किया है। अब ये किस प्रकार का पुनर्बलन होता है, तो देखिए इसमें क्या रहता है
किसी बच्चे को, सबसे पहले तो हम नकारात्मक की बात कर लेते हैं। जब हम किसी प्रकार से बालक को हतोत्साहित करते हैं, क्या करते हैं दोस्त? हतोत्साहित करते हैं। कुछ बच्चे क्लास में कमज़ोर होते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, तो हम अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप उस बालक को कई बार कह भी देते हैं कि आप तो बहुत कमज़ोर हैं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, या ऐसा आप कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसी बातें जो है वो बालक को कह देना ही क्या कहलाता है? नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। तो यही नकारात्मक पुनर्बलन जो है, इसको फिर आगे दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें एक होता है मौखिक या शाब्दिक, जिसमें हम बालक को किसी न किसी प्रकार से कहकर या सुनाकर उस बालक को चुप करा देते हैं। जैसे अभी अगर हम बात करें मौखिक शाब्दिक या मौखिक या शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन की, तो उसमें क्या आ सकता है? इसमें शिक्षक के द्वारा गलत या सही नहीं है। जैसे हम शिक्षक बच्चे को क्या कह सकता है? आप गलत हैं, आप गलत हैं, नहीं, आपका उत्तर सही नहीं है, आपका उत्तर सही नहीं है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, आप कभी नहीं कर सकते, आप कभी नहीं कर सकते। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना या ऐसी पंक्तियों का प्रयोग करना जो है वो मौखिक या शाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। और इसमें आप बच्चे का उत्साहवर्धन नहीं कर रहे हैं, उत्साह घटा रहे हैं, उत्साह घटा रहे हैं, उसका उत्साह बढ़ता नहीं। वह हीन भावना का शिकार होता है, हीन भावना का शिकार होता है। तो इस प्रकार से उसका जो हीन भावना का शिकार होना है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो किन शब्दों के द्वारा आती हैं दोस्तों? आप गलत हैं, नहीं, आपका उत्तर सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, आप कभी नहीं कर सकते। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बालक का उत्साह घटता है और वो बाद में आपको कभी भी किसी प्रकार के सवाल का जवाब देने से हिचकता है। तो इस प्रकार की जो हिचकिचाहट उसके मन में पैदा होती है वो होती है आपके मौखिक या शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा। तो ये था आपका शाब्दिक या मौखिक नकारात्मक पुनर्बलन। अब बात करते हैं अपने इसके दूसरे तरीके की, जो कौन सा है? अमौखिक। दूसरा तरीका जो इसका रहेगा वो रहेगा अमौखिक या अशाब्दिक। अमौखिक या अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। अब अमौखिक या अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन क्या रहेगा? तो इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? इसके अंतर्गत आपका आता है छात्र की ओर देख के आंख निकालना, छात्र की तरफ देखकर आंख निकालना, थप्पड़ मारना, डंडे से पिटाई, या गुस्सा करना, बालक से दूरी बनाना। इस प्रकार की जो चीज़ें रहती हैं, छात्र की तरफ देखकर आंख निकालना, थप्पड़ मारना या डंडे से पिटाई करना या गुस्सा करना, बालक से दूरी बनाना, इस प्रकार की जो अध्यापक के द्वारा बातें रहती हैं, ये अमौखिक या अशाब्दिक जो आपका पुनर्बलन है उसके अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज़ें जो थी वो आपके नकारात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन से संबंधित थी। अब अपन बात करते हैं कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, या यूँ कहें कि हमारा जो पुनर्बलन कौशल है, इस कौशल के अंदर हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो हम बात करेंगे अपन पुनर्बलन कौशल में सावधानियाँ कि क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए। पुनर्बलन कौशल के द्वारा आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए या किस प्रकार की सावधानियों का प्रयोग आपको करना है। तो उसकी बात जब अपन करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो उसके अंतर्गत एक ही बात आती है कि हमें
सावधानियों के अंदर जो सबसे पहला नंबर आता है, वो सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है हमारा किस चीज़ का दोस्तों? वो आता है कि हमें सबसे पहली बात तो सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। सबसे नंबर 1 है कि सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग ही हमें सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग ही हमें करना चाहिए, नकारात्मक का नहीं। सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें नकारात्मक पुनर्बलन जो है उसका प्रयोग तो करना ही नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा, या यूँ कहें कि कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग ही करना चाहिए। यानी जहाँ तक संभव हो हमें सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना है, नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जहाँ तक संभव हो हमें सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना है, नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग हमें करना ही नहीं है। दूसरी बात, पुनर्बलन के समय कक्षा कक्ष में भेदभाव की भावना नहीं हो, भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। यानी हमारे किसी भी प्रकार के पुनर्बलन से या हमारे किसी भी प्रकार के व्यवहार से हमारा जो भेदभाव है, बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं झलकना चाहिए कि हम किसी बच्चे के साथ में भेदभाव कर रहे हैं, किसी से हम ज़्यादा पूछ रहे हैं, किसी से हम कम पूछ रहे हैं। इस प्रकार की जो बात है वो बिल्कुल भी क्लास के अंदर नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न जो है उसकी जटिलता के अनुसार ही शब्द हों, जटिलता के अनुसार शब्दों का प्रयोग करें। प्रश्न जो है उसकी जटिलता के अनुसार ही हमें शब्दों का प्रयोग करना होता है, उसके अलावा हमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना होता है। जिस प्रकार का हमारा प्रश्न रहता है उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमें प्राय करना चाहिए, उसके अलावा। तथा और बात करें तो एक ही शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए, एक ही शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए। एक ही शब्द का प्रयोग हमें बार बार नहीं करना चाहिए। कई बार हम एक शब्द का प्रयोग बार बार में करते हैं, तो एक ही शब्द का प्रयोग हमें बार बार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट की हम बात करें, अंतिम जो पॉइंट है हमारा, पुनर्बलन आवश्यकता अनुसार हो, आवश्यकता अनुसार हो। इसका मतलब ये है कि ना ही तो हमें ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और ना ही पुनर्बलन में कंजूसी करनी चाहिए। यानी ये कह सकते हैं कि जहाँ आवश्यकता है वही हमें पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए, यानी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ हमें पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बार बार इसका प्रयोग नहीं भी करना चाहिए। तो ये जो थी वो सावधानियाँ थी कि पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत या पुनर्बलन कौशल में आप किस किस प्रकार की सावधानियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने पुनर्बलन कौशल के बारे में पढ़ा दोस्तों। पुनर्बलन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके उपभेद क्या रहते हैं, इसमें सावधानियाँ किस प्रकार की रहती हैं। आगे की क्लासेस के अंदर हम अपने जो बाकी के कौशल हमारे रह जाते हैं उनको पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। आप इसी प्रकार से अतुल्य आर्यस के साथ में जुड़े रहें और हिंदी की क्लासेस जो हैं वो आपको आपकी भर्ती जो है
नीट की जो परीक्षा होने वाली है उससे पहले आपको आपकी पूरी हिंदी की जो क्लासेस हैं वो उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप इसी प्रकार हमारे साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।